गुड मॉर्निंग बच्चों। तेजस यार, अभी टॉपर क्लियर नहीं हुआ है। अभी 2-4 दिन लगेंगे सबका पता चलने में। अभी तक सूजल बूरड का ही सबसे ज्यादा आ रहा है। सूजल का अभी पता चला, राज जैन का भी पता नहीं चला है। हाँ, ऐसे ही है उसका कुछ, सूजल बूरड का। एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता चला है, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही एग्जैक्ट समझ आएगा। थोड़े थोड़े से सब में हुए हैं। तुझे कैसे पता चला? अच्छा, भाई से क्या? सौरभ के यार, उसने सिली मिस्टेक कर दिए। उसके 2 पेपर में, इजी वाले पेपर में नंबर कम आए हैं, टफ वाले में ज्यादा आए हैं। 170 आ रहे हैं सौरभ के। 170 180 के करीब है उसके। यार अब पता नहीं यार, इस बार का पेपर का पैटर्न अलग है। अब देखते हैं क्या रैंक आएगी। बच्चों, अभी आज हम लोगों को चैप्टर खत्म करना है, इसलिए टाइम नहीं है अपने पास। पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। हम लोग को सरफेस कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट बचा है, फिर उसको यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम करने हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेज कंस्ट्रेंट, सरफेस कंस्ट्रेंट। तो देखो बच्चों, सरफेस कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? सपोज जैसे मान लो कोई 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो जैसे मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये और ये है? ये 2 ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, तो सरफेस के लॉन्ग दोनों की वेलोसिटी सेम है या डिफरेंट है? सरफेस के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है या डिफरेंट है? ये रुका हुआ है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो सरफेस के लॉन्ग ऐसे
सरफेस के अलॉन्ग दोनों की वेलोसिटी सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है ना, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। लेकिन अगर ये ऐसे मूव करे, अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करे, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करे, तो इनके बीच में कांटेक्ट बना रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए या सरफेस के लॉन्ग वाली? अगर दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट बना के रखना है, इनके सरफेस टच होते रहे, तो दो बॉडी के बीच में सरफेस के जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। नहीं, ये वाली डिफरेंट होगी तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सेम होना चाहिए। समझो बच्चों? तो यही सरफेस कंस्ट्रेंट है ना। सरफेस कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि अगर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहें, ये चाहिए हमें, तो उसके लिए उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये ऊपर को v1 से जा रहा है, ये ऊपर को v2 से जा रहा है, तो v1 इक्वल टू v2 होना चाहिए। अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 है, तो a1 इक्वल टू a2 होना चाहिए। बस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है टेस्ट ना। और इधर की वेलोसिटी अगर इसकी मान लो v3 है और इसकी v4 है, तो v3 और v4 सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझो? अगर इधर का एक्सेलरेशन a3 है और इधर का एक्सेलरेशन a4 है, तो वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। नहीं, ये दोनों चलेगा, लेकिन ये नहीं, ये होना ही चाहिए। ठीक है, समझो बच्चों? अगर दो ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो उनकी जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए, एक्सेलरेशन होनी चाहिए, वो हमेशा सेम होगी, तभी कांटेक्ट बना रहेगा। पैरेलल वाला जो है वो सेम हुआ या डिफरेंट हुआ चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट नोट कर लूं। वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन ना। नोट करो इसको। ठीक है बच्चों, आगे चले।
श्रेष्ठ, अभी बातें करने का टाइम नहीं है यार, आज अपने को ये खत्म करना है, लास्ट क्लास है। यहाँ पे देखो एक वेज लिया हमने, जल्दी नोट करो। तो देखो यहाँ पर हमने सपोज एक ऐसे रॉड ले लिया, ये एक रॉड है और इसको एक वेज पे रखा हुआ है, और ये दो वॉल के बीच में गैप है, उससे आ रहा है, तो ये इधर उधर भाग नहीं सकता ना, सीधे नीचे ही आ सकता है। ये एंगल मान लो थीटा है ना, यहाँ पे ये वॉल है, ये फिक्स है अपनी जगह ना, ये ग्राउंड है, सारे सरफेस स्मूथ है। तो मान लो ये यहाँ पे क्या होगा, ये अपने वेट की वजह से अगर नीचे आएगा तो ये क्या होगा, ये इधर खिसकेगा ना, ये इधर जाएगा तभी ना ये इधर आ पाएगा। सारे सरफेस स्मूथ है बच्चों ना, समझो ना। तो यहाँ पर ये अगर नीचे आ रहा है v1 वेलोसिटी से और ये इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से, और ये दोनों के बीच में यहाँ सरफेस में कांटेक्ट बना रहेगा ना, ये थोड़ा थोड़ा नीचे खिसकता जाएगा, ये इधर खिसकता जाएगा। तो आपको बताना है फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। यहाँ पे v1 v2 के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम बोलेंगे ये वेज कंस्टेंट या सरफेस कंस्टेंट रिलेशन है। क्वेश्चन ये है कि ये रॉड नीचे आ रहा है और ये वेज इधर खिसक रहा है, तो v1 v2 के बीच में रिलेशन यहाँ क्या हो रहा होगा वो बताना है। कुछ समझा क्रिस, क्या है क्वेश्चन? बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे हमें वेज कंस्टेंट लगाना है, वेज कंस्टेंट या सरफेस कंस्टेंट। वो क्या होता है कि इनके सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी दोनों की सेम होगी तभी ना इनका कांटेक्ट बना रहेगा। ये इधर जा रहा है, ये नीचे खिसक रहा है और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना हुआ है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, दो सरफेस का कांटेक्ट अगर बना हुआ है तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर देंगे, पहले हम मान लो v2 को रिजॉल्व करें, वेज अगर इधर को जा रहा है ना, वेज इधर को v2 से जा रहा है, ये अगर एंगल थीटा है, वेज का हर एक पॉइंट इधर को v2 से जा रहा है ना, तो हमने जहां कांटेक्ट वाला पॉइंट था वो वाला पॉइंट ले लिया, ये एंगल थीटा है, तो v2 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा v2 cos थीटा और इधर आ जाएगा v2 sin थीटा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कौन सी है, v2 sin थीटा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर वेज का वेलोसिटी निकाला जो कि उसके सरफेस के परपेंडिकुलर था।
इसकी वेलोसिटी आ गई है। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे रॉड की। रॉड की कितनी है? रॉड हमारा ऐसे है, ये अगर एंगल हमारा थीटा है, तो अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, वो V1 से नीचे आ रहा है और एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा आएगा ना बच्चों। वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल भी थीटा आएगा ना, अगर ये थीटा है तो। तो अब इस V1 को रिजॉल्व करोगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा V1 cos थीटा, और सरफेस के लॉन्ग आएगा V1 sin थीटा। अब अगर रॉड और वेज का कांटेक्ट बना रहे, इस रॉड और इस वेज का कांटेक्ट बना रहे, तो इनकी कौन सी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? सरफेस के लॉन्ग वाली या सरफेस के परपेंडिकुलर वाली? परपेंडिकुलर वाली। तो इन दोनों को सेम कर दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि V1 cos थीटा इज इक्वल टू V2 sin थीटा। तो ये यहाँ से आ जाएगा V1 इक्वल टू V2 tan थीटा। नहीं, ये यहाँ पे इनके बीच का कंस्टेंट रिलेशन है। इसको देख करके आप ये लिख सकते हो A1 इक्वल टू A2 tan थीटा। अगर इनका एक्सेलरेशन दिया हुआ रहता तो उसको भी रिलेट कर देते। कुछ समझ आया बच्चों मैंने कैसे किया? नोट करो। नहीं नहीं करण, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का थीटा चेंज करेगा क्या? इंक्लाइन प्लेन का थीटा थोड़ी चेंज हो रहा है, उधर स्ट्रिंग का थीटा चेंज होता था, वो चेंज हो सकता था। इंक्लाइन प्लेन का थीटा थोड़ी चेंज हो सकता है। हो गया बच्चों, आगे चले। देखो ये जो हमने किया, इसको हम लोग ज्योमेट्री से भी कर सकते थे। तो मैं ज्योमेट्री से भी एक बार करके दिखाता हूँ कि इसको ज्योमेट्री से आप कैसे सोच सकते थे। तो देखो इसको हम लोग ज्योमेट्री से ऐसे सोच सकते हैं। हाँ ये तो है यार, ऑनलाइन के थोड़े तो फायदे हैं। तो यहाँ पे अगर ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन होगी? थोड़ी देर बाद इंक्लाइन प्लेन कहीं यहाँ पहुंच चुका होगा, और रॉड कहीं खिसक के नीचे आ चुका होगा, है कि नहीं? तो इंक्लाइन प्लेन का जो पॉइंट होगा, इस हाइट पे जो पॉइंट है, वो कहाँ से आ चुका है? इंक्लाइन प्लेन का ये वाला पॉइंट यहाँ आ चुका होगा, सेम हाइट वाला जो पॉइंट है।
कोई भी एक पॉइंट ले लो इंक्लाइन प्लेन पे, ये वाला पॉइंट इधर खिसक गया, मतलब इंक्लाइन प्लेन की कितना इधर गया x2, और रॉड नीचे कितना आया x1। तो क्या आप x1 और x2 को रिलेट कर सकते हो? ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा ना, तो आप tan थीटा इक्वल टू क्या लगा सकते हो इस वाले ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या लगा सकते हो? इंक्लाइन प्लेन का एक पॉइंट ये जो इस हाइट पर है, हाइट सेम होगी ना उस पॉइंट की ग्राउंड से, तो ये वाला पॉइंट इधर गया है और ये नीचे आया है, और इस वाले ट्रायंगल में आप बोल सकते हो tan थीटा इक्वल टू x1 बाई x2 ना, मतलब x1 इक्वल टू x2 tan थीटा, और थीटा फिक्स है ना, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दोगे तो v1 इक्वल टू v2 tan थीटा, या फिर a1 इक्वल टू a2 tan थीटा। तो ये यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन हो गया। ज्योमेट्री से समझा बच्चों कैसे हुआ? ये देखो सही था, लेकिन आपको जो मेथड 1 है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादातर जगह आपको वही लगाना रहेगा। नोट कर लो जल्दी। ये रॉड की थिकनेस बहुत कम है, ये जो हाइट होगी x1 यहाँ से लो या यहाँ से लो एक ही चीज है ना, तो डायग्राम में थोड़ा थिक दिखाया गया, दोनों सब कुछ सेम है ये x1। सिद्धि देखो ना यार, रिजॉल्व कर लो, ऐसे मत करो यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास, आज जल्दी है और तुम बोल रहे हो रिपीट करो। परपेंडिकुलर में ये इधर v2 से जा रहा है, तो v2 का ये थीटा पता है, इधर रिजॉल्व करो, इधर रिजॉल्व करो। रॉड नीचे को v1 से आ रहा है, ये लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा है, इधर रिजॉल्व करो, इधर रिजॉल्व करो, और ये परपेंडिकुलर वाला दोनों के सेम कर दो। स्टेटमेंट में बस यही लिखवाया है कि for two surface to remain in equilibrium their velocity and acceleration perpendicular to surface should be same। और डायरेक्ट मैसेज नहीं करो भाई, जो चीज कर रहे हैं उसी को लिख दिया है। हो गया, कोई टाइम वेस्टेज नहीं चाहिए आज एकदम भी, जल्दी लिखो। अब आगे देखो बच्चों, श्रेयस पहले करने तो दे, जो टाइम है उसमें कर ले यार, आज तुम लोग की ऑलरेडी 3 क्लास है, वैसे ही तुम लोग के आय पे बहुत स्ट्रेस पड़ता होगा 3 क्लास में। वही तो यार, सिंधे समझता नहीं है। एक और प्रॉब्लम करो बच्चों ऐसे ही। सपोज कोई ये यहाँ पे वॉल है, नीचे ग्राउंड है,
सारे सरफेस स्मूथ है और यहाँ पर एक ऐसे स्फीयर रखा है, ये वेज है। अगर ये इधर को V1 से जा रहा है, ये नीचे को V2 से जा रहा है, समझो ना, ये इधर खिसकेगा तो ये स्फीयर नीचे आएगा ना, ये एंगल थीटा है। तो अभी बताना है फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। हाँ, V2 इक्वल टू V1 tan थीटा। ना वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। V1 को रिजॉल्व करोगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो वेज का, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, ये एंगल थीटा है, तो इधर को कंपोनेंट आएगा V1 cos थीटा और इधर को आएगा V1 sin थीटा। तो वेज वाले पॉइंट का हमें पता है परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी V1 sin थीटा है। स्फीयर का निकाल लो। स्फीयर का निकालने के लिए स्फीयर का ये वेलोसिटी V1 है ना, स्फीयर नीचे को V1 से जा रहा है, तो आप क्या करो, इसी सेंटर से एक इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ये एंगल थीटा है और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें पता है ये एंगल थीटा आएगा, तो V1 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा V1 cos थीटा और इधर वाला हो जाएगा V1 sin थीटा। तो अब दोनों के परपेंडिकुलर वाले सेम कर देंगे ना, परपेंडिकुलर मतलब V1 cos थीटा और सॉरी ये V2 है, ये V2 cos थीटा बराबर कर देंगे V1 sin थीटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम ही क्वेश्चन है ना, बस वो रॉड की जगह स्फीयर है, यहाँ पर सेम टाइप से रिजॉल्व कर दो। तो अब देखो, ये वेज कंस्ट्रेंट पे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो इनके बीच में रिलेशन लिखना, तो रिलेशन निकालना सीख गए हैं। फिर इनके एक्सेलरेशन निकालना, मान लो ये ऐसे दे दिया, एक्सेलरेशन निकालना, तो उसके लिए अब हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, तो पहले वो पढ़ते हैं फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे ना। जैसे स्ट्रिंग में याद है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्या रहता था, पहले हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट निकालना सीखा था, फिर एक्सेलरेशन निकालना सीखा था। तो यहाँ पे भी हमने अभी कंस्टेंट रिलेशन लिखना सीखा। अब एक्सेलरेशन निकालना सीखने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमारे पास कई सारे पार्टिकल हैं और उनको हमने सिस्टम माना है, तो उस पे हम कैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे, मतलब F इक्वल टू ma लगाएंगे। अभी तक बच्चों याद है, आप F इक्वल टू ma कब लगाते हो? जब हमारे पास दो लोग रहते थे और दोनों साथ साथ अगर चल रहे हैं,
ये भी इधर को ए से जा रहा है, ये भी इधर को ए से जा रहा है, तो आप पूरे को एक सिस्टम मान करके F इक्वल टू एम ए लगा देते थे ना। हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल्स है ना, कई सारे पार्टिकल का सिस्टम है, तो वहां पे आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती कि ये M1 है, ये M2 है, इसको हम F4 से खींच रहे हैं, ये A1 से जा रहा है, इसका भी हमें पता नहीं, हो सकता है A2 0 रहा हो, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ के लिए कोई रूल है? अगर दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो वहां हम कैसे F इक्वल टू एम ए लगाएं? समझो बच्चों। अगर हमारे सिस्टम के पार्टिकल्स अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे तो कैसे हम उस सिस्टम के लिए F इक्वल टू एम ए लगाएंगे, ये हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखो यहाँ पर कैसे सोचेंगे ना। हम यहाँ पर मान लो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक पे कुछ बाहर से F1 फोर्स लग रहा है, वहां स्ट्रिंग नहीं है बीच में ना। मान लो दो पार्टिकल है, इस पे कुछ F2 फोर्स लग रहा है, इनके बीच में कुछ ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। सेकेंड पार्टिकल 1 पे भी कुछ फोर्स लगा रहा है, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको ऐसे लिखते हैं ना। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फिर एक्शन रिएक्शन, अगर 2 वाले ने 1 पे कुछ फोर्स लगाया तो 1 वाला 2 पे कुछ लगाएगा। तो यहाँ पे देखो दो पार्टिकल हमने लिए हैं, एक पार्टिकल पे F2 फोर्स लग रहा है और एक ये वाला पार्टिकल इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है F12, और एक बाहर से F1 फोर्स लग रहा है और एक F21 लग रहा है। समझो बच्चों, अब इन दो फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल कुछ A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है और इन दो फोर्सेस की वजह से ये कुछ A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है ना। ये कुछ A1 से जा रहा है और ये कुछ A2 से जा रहा है, इनके एक्सेलरेशन दिए। तो आप अगर हम केवल वन पार्टिकल को सिस्टम ले तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्टिकल को सिस्टम ले तो F1 इक्वल प्लस F12, दोनों फोर्स का वेक्टर सम, ये नेट फोर्स हो जाएगा। एक ही पार्टिकल को सिस्टम लिया है तो नेट फोर्स बराबर M1 इंटू A1। सही है ये? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? एक पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं तो उसके लिए F इक्वल टू एम ए लगाया है। बच्चों सही है? सेम सेकेंड पार्टिकल के लिए लगाएंगे। यार ये पार्टिकल पे थोड़ा सा ये सही कर दूं, ये वन पार्टिकल है तो इसको F1 लिख देता हूँ, ये सेकेंड पार्टिकल है तो इसको F2 लिख देता हूँ ना। पार्टिकल के हिसाब से फोर्स की वैल्यू लिखता हूँ। सेकेंड पार्टिकल पे ऐसे ही हम लोग लगाएंगे तो सेकेंड पे एक तो F2 लग रहा है और एक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा है। क्रिस अनम्यूट करो जल्दी से। हेलो। हेलो। हाँ भाई, हाँ सर। ये बताओ, एक पार्टिकल है उस पे एक फोर्स F1 है, एक F2 है, एक F3 है, और इसका मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करूं मैं? सर उनका सम लेंगे। उनका क्या लेंगे? सर वो देखिए कहाँ से, सर हाँ, समझा नहीं मुझे। अबे इसमें क्या नहीं समझा, एक पार्टिकल पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो आप जब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हो तो यहाँ क्या लिखते हो? नेट फोर्स होता है ना ये। हाँ हाँ। तो नेट फोर्स कैसे निकालते हो? अगर कई सारे वेक्टर है, उनका नेट का मतलब क्या होता है? हर एक फोर्स को डायरेक्शन के साथ ऐड करोगे ना। हाँ सर। अब डायरेक्शन के साथ जब ऐड करोगे तब करोगे, लेकिन लिखोगे कैसे कि आपको डायरेक्शन के साथ ऐड करना है? सबके ऊपर एरो बना के लिख दोगे तो इसका क्या मतलब होगा? कि इसको सबको डायरेक्शन के साथ ऐड करना है। हाँ सर। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा नेट फोर्स।
हाँ सर। नेट आ जाएगा तो यहाँ डाल देंगे तो आ जाएगा एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। हाँ सर। हाँ समझ लो कुछ, तो यही हाँ चीज हाँ मैंने इसके लिए लगाई है। इस पे दो फोर्स लग रहे थे तो उनका नेट निकाला, नेट बराबर कर दिया, नेट आ गया तो बराबर एम इंटू ए के। हाँ सर, समझा। इस पे देखा तो इस पे ये दो फोर्स हैं तो उनका नेट निकाला, वो बराबर कर दिया एम इंटू ए। हम्म। अब देखो इनको अगर हम ऐड कर दें, इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, अगर F12 और F21 ये फोर्स कौन से है, जो 1 2 पे लगा रहा है और 2 1 पे लगा रहा है, ये समझो। F12 और F21 क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? ये मैंने क्वेश्चन में बोल दिया गया कि 2 ने 1 पे लगाया ये फोर्स और 1 ने इस पे 2 पे ये लगाया, तो ये दोनों हुए ना एक्शन रिएक्शन। दो बॉडी एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन लगा रहे हैं, उसको ये बताया गया है। तो एक्शन रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी ना। तो इन दोनों का सम करोगे डायरेक्शन के साथ तो कितना आएगा, F12 और F21 का सम 0 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा F1 प्लस F2 बराबर M1A1 प्लस M2A2। F1, अब देखो यहां पर अगर आप M1 M2 को सिस्टम लोगे, अगर पूरे को मैं सिस्टम लेता तो ये फोर्स जो होता है ये इंटरनल फोर्स होता है या एक्सटर्नल? F12 F21 अगर मैं दोनों को सिस्टम ले लूं तो ये इंटरनल फोर्स हुआ ना। तो जब दोनों को सिस्टम ले रहा हूं तो देख लो यहाँ पे केवल क्या आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। बराबर क्या आ रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर M1A1 M2A2 ऐसे। तो इसका मतलब हुआ जब भी पार्टिकल अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव करेंगे तो वहां पे आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कैसे लगाओगे, सारे जो भी फोर्सेस है उनका एक्सटर्नल फोर्स लोगे, केवल उनका नेट निकालोगे और जितने भी पार्टिकल है हर पार्टिकल के लिए बराबर कर दोगे M1A1 M2A2। इंटरनल लिखने की जरूरत नहीं है ना, दो के लिए लिखा है, 3 4 कितने भी आ जाए ऐसे ही करेंगे। समझ लो बच्चों। और आप इसको एक्सिस में रिजॉल्व करके भी कर सकते हो। आप मान लो केवल एक्स एक्सिस में लगाना चाह रहे हो तो सारे फोर्सेस का नेट निकालो एक्स एक्सिस वाला, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सटर्नल वाले फोर्स, और वो बराबर कर दो M1A1 एक्स वाला M2A2 एक्स वाला, सबका ऐसे ऐड करते जाओ। सेम वे में आप वाई डायरेक्शन में लगा सकते हो, सारे जो भी फोर्सेस है उनका वेक्टर सम करो वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट का, सबके वाई वाले कंपोनेंट ले लो और वो बराबर कर दो M2A2Y प्लस M3A3Y। हाँ, आप इसी चीज को आप अलग अलग ऐसे एक्स और वाई में लगा सकते हो। तो समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम कभी भी अलग अलग एक्सेलरेशन से चलने वाले पार्टिकल का सिस्टम लेंगे तो उस सिस्टम पे जो अब हम F इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो केवल फोर्स कौन सा लेना है, एक्सटर्नल ना। F इक्वल टू एम ए में F हमेशा एक्सटर्नल वाला होता है। और एम ए कैसे लगाएंगे, M1A1 M2A2 ऐसे करेंगे, वेक्टर में लिख सकते हो या फिर एक्स और वाई में अलग अलग लिख सकते हो। अभी उसे दी इजी पड़ेगा या टफ, वो अभी आगे आएगा तब समझ आएगा ना। ये नोट हो गया है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज दो ब्लॉक लिया हमने,
इसका मास मान लो कुछ m है, इसका 2m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इसको हमने F फोर्स से खींचा। शुरू में ये अपने नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग, फिर मैंने इसको F फोर्स से खींचा, तो क्या खींचते ही दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा? यहाँ पे समझो बीच में स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग अपना लेंथ चेंज करती है ना, इलॉन्गेट होती है, कंप्रेस होती है। तो आप जब खींचोगे तो पहले तो ये खींचेगा ना, स्प्रिंग की लेंथ शुरू में 0 है, शुरू में स्प्रिंग का लेंथ में चेंज 0 है ना, शुरू में वो अपने नेचुरल लेंथ पे है। तो शुरू में केवल इसकी वजह से यहाँ एक्सेलरेशन आएगा, और इसका एक्सेलरेशन शुरू में कितना है? 0। बाद में जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो x आएगा, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स और इन दोनों की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, जबकि इस पे केवल स्प्रिंग फोर्स की वजह से। तो अगर मान लो क्वेश्चन में दिया गया है कि a1 की वैल्यू कोई टाइम t पर a है, तो उस टाइम t पर a2 की वैल्यू बतानी है। एट थोड़ी देर बाद का दिया है, एट एनी टाइम t एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, फर्स्ट ब्लॉक इज a, then find acceleration of second block at that instant। ठीक है बच्चों, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन समझा क्या? सारे सरफेस स्मूथ है, हमने दो ब्लॉक को स्प्रिंग से लगाया है और खींच रहे हैं F4 से। तो अगर कोई टाइम पे एक का एक्सेलरेशन पता है तो दूसरे का निकालना है। बच्चों समझा क्या? क्वेश्चन समझ आ गया है? हम्म। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई टाइम पर स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कुछ x आ चुका है, ये आगे जा रहा है और स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कुछ x आ चुका है। अगर x इलॉन्गेशन आ गया तो इस पे क्या होगा? स्प्रिंग, स्प्रिंग अगर इलॉन्गेट हो गई है तो दोनों एंड पे फोर्स कैसे लगाएगी? अगर स्प्रिंग इलॉन्गेट हो गई है तो दोनों एंड को क्या करना चाहेगी? अंदर को खींचेगी या बाहर को धक्का मारेगी? अंदर को खींचेगी ना, वो अपने नेचुरल लेंथ में लाना चाहेगी ना। और कितना फोर्स लगाती है स्प्रिंग? kx। तो दोनों को ऐसे खींचेगी, और इस पे आगे को F लग रहा है, ये इधर को A से जा रहा है। अगर इस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन पता है तो इसका निकालना है। तो इसके लिए आप पहले इक्वेशन लिख दो। इसके लिए क्या है, ये इधर को अगर A से जा रहा है तो F बड़ा होगा, kx छोटा होगा, तभी ना वो इधर को A से जा रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, A दिया हुआ है आपको। तो आप क्या लिखोगे? पहले ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? F माइनस के एक्स इक्वल टू M इंटू ए। कोई दिक्कत इसमें? पहली ब्लॉक की इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत?
दूसरे वाले के लिए देखोगे तो केवल के एक्स लग रहा है ना, तो दूसरे वाले के लिए बोलोगे के एक्स इक्वल टू 2m इंटू उसका एक्सेलरेशन, उसका हमें पता नहीं कितना है, वो निकालना है और दोनों को ऐड कर दोगे ना। ऐड करोगे तो ये इंटरनल फोर्स कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए टू। तो इससे A2 की वैल्यू आ जाएगी F माइनस एम ए अपॉन में 2m। ये तो हमने बिना दोनों को सिस्टम माने सॉल्व किया, तो हर एक पार्टिकल को अलग अलग सिस्टम दिया, इसको अलग सिस्टम दिया, इसको अलग सिस्टम दिया और फिर सॉल्व किया। लेकिन अगर हम दोनों को एक सिस्टम लेके सॉल्व करते तो क्या करते, अगर हम दोनों को एक सिस्टम लेते तो हम क्या सोचते हैं यहाँ पर, ये इधर को ए से जा रहा है और इसका A2 निकालना है। और पूरे सिस्टम पे बाहर से फोर्स केवल कितना लग रहा है, पूरे को अगर हम सिस्टम लेंगे तो बाहर से फोर्स कितना लग रहा है पूरे सिस्टम पे, F। तो हम बोलेंगे F बराबर m1 a1, तो m इंटू ए प्लस दूसरे के लिए 2m इंटू A2। ये सब एक्स एक्सिस में है ना, तो सब एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा दिया है। तो इससे हमारा आ जाएगा F माइनस एम ए अपॉन में 2m इक्वल टू A2। कुछ समझ रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है। अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम दोनों को एक साथ लगा पाएंगे, इन कंपेरिजन टू अलग अलग सॉल्व करें। ऐसा आपको एक उसमें एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन भी दिया होगा, तो अब वो आप आसानी से कर सकते हो ना। देखा आपने क्वेश्चन स्प्रिंग वाला, उसमें दिया है कि एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिया है, दूसरे का निकालना है। अब हम लोग आते हैं कंस्ट्रेंट वेज कंस्ट्रेंट में एक्सेलरेशन निकालने। ये नोट हो गया। वो वाला नहीं सिद्धि, जैसा ये क्वेश्चन दिया था वैसा क्वेश्चन है वो, सेम ऐसा ही है, बस वैल्यू वगैरह दिए वहां पे कुछ और। सपोज हमने एक स्मूथ ऐसे वेज लिया और उसके ऊपर, हाँ आज लेसन फिनिश हो जाएगा, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। बस अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद एक या दो और कराऊंगा, बस खत्म हो जाएगा। ये एम मास का है, ये भी एम मास का है, सारे सरफेस स्मूथ है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा, अगर मैं एक वेज पे एक ब्लॉक रख के छोड़ दूं, सारे सरफेस स्मूथ है, तो ये दोनों मूव करेंगे ना, ये नीचे को स्लिप करेगा और ये कुछ इधर भागेगा। समझ पा रहे हो बच्चों, एक स्मूथ सरफेस पे मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये इधर भागेगा ना नीचे को, और ये भी स्मूथ है ना, ग्राउंड भी स्मूथ है, तो इसके वेट की वजह से यहाँ एक नॉर्मल आ रहा होगा, नॉर्मल उसको इधर को भगा देगा, ये इधर गिरेगा, ये इधर भागेगा। तो आपको बताना है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक।
केमिकल बॉन्डिंग एसजे सर ने बोला है कि 2-3 क्लास का में जितना होगा उतना डालेंगे। सर ने बताया होगा तुम लोगों को क्लास में, मैंने बोला था कि फिर बता देने को। हाँ ठीक है, फिर उतना ही आएगा। क्वेश्चन सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ाया होगा वो आज तक में नहीं आएगा। अगर आज डाउट लेंगे मतलब कल तक का आएगा। हाँ फिर तो सर को बोल ही देना कि सर जाने तो अभी स्टार्ट ही हुआ है तो कोई उसको पढ़ा रहे हो, डाउट वाउट बता के बोल देना, छोड़ दीजिए सर। तुम लोग का अभी कितना डाउट होगा एक्सरसाइज 1 में? एक्सरसाइज 1 में बच्चों कितने डाउट होंगे? 8-10 होंगे। ठीक है, ये होने के बाद अभी फिर अभी डाउट डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये होने के बाद अभी डाउट करता हूँ। बच्चों स्टार्ट करें इसको। एक मैं बता देता हूँ इस टाइप का, अगला आप लोग ट्राई करना। ऐसे अभी और 2-3 कराने हैं ना, एक मुझे कर देने दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वेज है, वेज का तो हमें पता है कि वो किधर को जाएगा, इधर को। तो इसका एक्सीलरेशन मान लिया कुछ कैपिटल ए है इधर को, और ये जो स्मॉल वाला ब्लॉक है वो क्या इधर को जाएगा, उसका डायरेक्शन आपको पता है क्या है, वो इधर को जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू वेज तो वो इधर को जाएगा, लेकिन ग्राउंड से देखोगे तो वो कहीं ऐसे आएगा, क्योंकि जब ये आगे खिसकेगा तो थोड़ी देर बाद वो वेज कहीं यहाँ आ चुका होगा ऐसे, तो ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। ये बात समझो बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू वेज तो वो ऐसे जा रहा है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे जाएगा। बच्चों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वेज रुका रहता तब ना आप वो बोलते कि आप वो ऐसे जाएगा, लेकिन वो ऐसे जा रहा है वेज के रिस्पेक्ट में, और वेज खुद आगे बढ़ जा रहा है, तो फाइनल वो कुछ ऐसे आएगा इधर को। तो आपको इसका डायरेक्शन समझेगा नहीं ग्राउंड से कि किधर है, लेकिन वेज से तो समझ रहा है ना, वेज से खड़े होके देखोगे तो वेज के लॉन्ग ही जाता दिखेगा ना, है कि नहीं बच्चों? वेज पे खड़ा होके देखूंगा तो ये वेज के लॉन्ग ही जाता दिखेगा ना। तो इसलिए मैंने इसका, मुझे डायरेक्शन समझ रहा था ग्राउंड से, तो इसलिए मैंने इसका एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माना है, और इसका एक्सीलरेशन मैं वेज के रिस्पेक्ट में मानूंगा, क्योंकि मुझे वही समझेगा डायरेक्शन क्या है। तो इसका मान लिया कि ये ए है, कैपिटल ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और स्मॉल ए विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। जहां से समझ आएगा डायरेक्शन वही से मानेंगे ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें दोनों पे
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछा जाए कि क्या कोई फोर्स लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है बाहर से, हॉरिजॉन्टल में कौन फोर्स लगा सकता था, फ्रिक्शन ही लगा सकता था, बट फ्रिक्शन है नहीं, बाकी वेट वगैरह तो वर्टिकल में लगते हैं, और दोनों को हमने सिस्टम लिया है तो नॉर्मल नहीं लेंगे ना, नॉर्मल इंटरनल फोर्स है, तो फिर इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में केवल फ्रिक्शन लग सकता था, वो है नहीं, तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में। समझो बच्चों, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम के लिए अगर हम एक्स एक्सिस में सोचे तो एक्स एक्सिस में फोर्स 0 है, पूरे सिस्टम के लिए एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 है। अब इसका तो हमें एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन पता है, इसका अगर हम और निकाल लें तो हम फिर सोच सकते हैं एक्स एक्सिस में लगा देंगे पूरे सिस्टम के लिए नेट फोर्स बराबर m1a1 प्लस m2a2। ठीक है बच्चों, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कभी भी किसी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आपको एक्सेलरेशन पता है, मान लो कोई प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पे कोई ब्लॉक है, अगर ये प्लेटफॉर्म ए एक्सेलरेशन से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म इधर को जा रहा है ए से, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना इधर जाएगा, अगर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ए जा रहा है इधर और प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना इधर जाएगा। ऐसे सोचो, मान लो आप एक प्लेटफॉर्म पे 10 स्टेप आगे बढ़े लेकिन प्लेटफॉर्म 2 स्टेप पीछे खिसक गया, तो नेट वो कितने स्टेप आगे बढ़ पाएगा। एक प्लेटफॉर्म पे आप 10 स्टेप आगे बढ़े और प्लेटफॉर्म पीछे 2 स्टेप खिसक गया, तो नेट आप आगे कितना बढ़े, 8 स्टेप ही बढ़ पाओगे ना। समझो ना, 10 आगे गए लेकिन 2 पीछे खींच दिया प्लेटफॉर्म ने, तो नेट आप 8 ही बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो आप बोलोगे a माइनस ए ना। अगर ऐसा होता, ये इधर को a से जा रहा है और ये भी इधर को a से जा रहा है, ये 10 स्टेप प्लेटफॉर्म पे चला और प्लेटफॉर्म भी 2 स्टेप आगे बढ़ गया, तो नेट ये 12 स्टेप आगे आ जाएगा, तो अब अभी ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर हमें केवल एक्स एक्सिस में सोचना है ना, वाई में नहीं कुछ सोचना है, तो हम पहले तो इसका एक्सेलरेशन लिख लेते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल है, अगर ये एंगल दिया था ना, ये एंगल देना रह गया था, ये एंगल दिया है, हाँ वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। करण ये बता मुझे इन दोनों ब्लॉक पे एक्स में कौन सा फोर्स है, 0 नहीं है तो मुझे बता दे कौन सा फोर्स है। एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स है दोनों ब्लॉक पे, बाहर का फोर्स, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल कितना फोर्स है। ये तो एक्सेलरेशन है ना भाई, वो थोड़ी फोर्स है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा आएगा ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये इधर को ए कॉस थीटा से जा रहा है और प्लेटफॉर्म इधर को ए से खिसक जा रहा है, तो नेट वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर कितने से जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका हॉरिजॉन्टल में कितना एक्सेलरेशन है, हाँ ए कॉस थीटा माइनस ए ना। तो हमने अब ये समझ लिया कि वेज पर, जब वेज इधर को ए से जा रहा है और वेज पे जो ब्लॉक रखा है ऐसे, वो हॉरिजॉन्टल में कितने से जा रहा है, ए कॉस थीटा माइनस ए से। अब देखो ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है,
और दोनों पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो हमने एक्स एक्सिस के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया, दोनों के लिए एक साथ लगाया, तो फोर्स कितना है, दोनों के लिए एक साथ लगाया, नेट फोर्स कितना है एक्स एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है, 0 बराबर। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसको हम लिख देंगे m इंटू प्लस ए, m1 a1 प्लस m2 a2, a2 को माइनस ए लिखेंगे ना, वो निगेटिव एक्स एक्सिस में ना, डायरेक्शन के साथ लिखना रहता था ना, सब में याद करो ऊपर वेक्टर साइन बना था, m1 a1 m2 a2 सब में वेक्टर साइन था, तो ऐसे लिख देंगे। सही है बच्चों। अब देखो अभी आपके पास स्मॉल ए और कैपिटल ए दो अननोन है ना, स्मॉल ए और कैपिटल ए दो अननोन है, और आपने अभी इक्वेशन कितनी लिख ली है, एक इक्वेशन लिखी है, एक और चाहिए। अब एक और कौन सी हम लिखेंगे, एक तो हमने पहले दोनों का एक साथ लिखा है, हमेशा ध्यान रखो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, पहले दोनों का एक साथ लिखते हैं, फिर उसमें जो छोटा वाला ब्लॉक होगा उसका लिखेंगे। अब छोटे वाले ब्लॉक का देखो हम कैसे लिखेंगे, छोटे वाले ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, इस डायरेक्शन में इधर को वो ए से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और वेज जो है वो आगे को जा रहा है ए से, तो उसका इधर को एक्सेलरेशन कितना आएगा वेज का, ए कॉस थीटा आएगा, वेज का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ये बात समझ आ रही है बच्चों, अगर ये एक्सेलरेशन ए है तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो अगर मैं अब ऐसे सोचूं कि इधर को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका क्या एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में नीचे को ए से आ रहा है, और प्लेटफॉर्म ऊपर को ए कॉस थीटा से जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो नीचे को कितने से आएगा, ए माइनस ए कॉस थीटा से ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो नीचे को आएगा ए माइनस ए कॉस थीटा। और इधर को फोर्स कितना लग रहा होगा, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इस पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, केवल mg sin थीटा ही लग रहा होगा ना, याद है सबको, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग केवल एक ही फोर्स लगता है, ये mg sin थीटा, सरफेस स्मूथ है। तो अब इस डायरेक्शन में इस छोटे वाले ब्लॉक पे F इक्वल टू ma लगा दो, छोटे वाले ब्लॉक पे, तो इसका क्या आ जाएगा, फोर्स है F इक्वल टू ma में, फोर्स कितना है mg sin थीटा, m की वैल्यू m है और एक्सेलरेशन कितना है, ये है a माइनस a cos थीटा। अब आपके पास देखो कितने अननोन है, दो अननोन है, स्मॉल ए और कैपिटल ए, दो अननोन दो इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इक्वेशन लिख दिया ना, आपको वही लिखना सीखना है ना, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। बच्चों कुछ समझ आया, हमेशा ध्यान रखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, पहले दोनों का मिला के एक साथ इक्वेशन लिखना, फिर छोटे वाले ब्लॉक का लिख देना ना, फिर दोनों को सॉल्व कर दो। आगे चलें, लिख सकते हो क्रिस, लेकिन जो सबसे आसान है मैंने आपको वो बताया ना, आप चाहे तो बड़े वेज का भी लिख सकते हो। चलें आगे, तीन तो फिर वो नॉर्मल भी आएगा ना, बड़ा जब वाले वेज का लिखोगे तो एन भी आएगा, तो तीन इक्वेशन तीन अननोन रहेंगे।
बड़े वाले का लिखने के लिए आपको नॉर्मल भी लगाना पड़ेगा। समर्थ अनम्यूट करो, हाँ सर। थोड़ा आवाज बढ़ाओ, आवाज नहीं आ रही। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो। हेलो, वॉल्यूम मेरा तो सही है, वॉल्यूम कम है तेरे वहां का। हेलो। तो अब देखो देखो समर्थ क्या है, हमने ये पढ़ा भी कि एक साथ अगर हमें दो ब्लॉक के लिए F इक्वल टू एम ए लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। एक साथ दो ब्लॉक के लिए F इक्वल टू एम ए, समझा क्या कैसे लगाते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर M1A1 प्लस M2A2, ये समझ गया है बच्चा। हाँ सर। अब देख, इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स है नहीं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 0। अब इसका देख, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन निकाला है, ये एक्सीलरेशन निकालना समझा है। हाँ वो समझे। तो M1A1 प्लस इसके लिए M2A2, ये देख इधर जा रहा है तो इसके लिए A को क्या लिखूंगा हाँ समझे सर। ना, F इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 लगा दिया, और फिर इसके लिए केवल इधर को F इक्वल टू एम ए लगाया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। समझे सर। नोट हो गया है। बड़े का लगाओगे तो छोटे का लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक n और आ जाएगा, n आने की वजह से इक्वेशन वेरिएबल बढ़ जाएंगे ना, इसलिए कोई फायदा होगा नहीं बड़े का लिखने से। हाँ ठीक है करण, ऐसे ही कुछ आएगा वो सॉल्व कर लेंगे ना। दो क्वेश्चन और कराने हैं, बस वही है कि धीमे धीमे ही कराऊंगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़े से समझाने पड़ते हैं आराम से। ये दोनों के मास मान लो m है, और इनको हमने छोड़ दिया ना, यहाँ पे हमने एक पुली इस वेज पे फिक्स किया है। पुली पे फोर्स लगेगा मतलब वेज पे फोर्स लग रहा है ना, इस पुली ये वेज पे फिक्स है ना, पुली लाइट है तो पूरे पुली प्लस वेज का मास m है और इसका मास m है। हम अगर इसको छोड़ दें यहाँ पे ऑल सरफेस आर स्मूथ तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे ग्राउंड है, वो सब फिक्स है। अब अगर आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, ये वेज पे नीचे स्लिप करेगा और वेज इधर खिसकेगा, समझ रहे हो। तो हमें दोनों के एक्सेलरेशन निकालने हैं। क्योंकि क्वेश्चन वेज में ऐसे दे रहा हूँ सिद्धि में, जिसमें वो लेफ्ट में ही जा रहा है, इसको पलट के बना दो राइट में चला जाएगा। सिद्धि कैसे फालतू फालतू डाउट पूछती है, क्वेश्चन ट्राई कर।
बस इक्वेशन लिखना बच्चों ने, कैलकुलेशन नहीं करना, इक्वेशन लिखो बस। हाँ ध्रुव, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स टी होगा। इक्वेशन लिखो बच्चों। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है, कैपिटल ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, और ये वेज के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है, कैपिटल ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और स्मॉल ए विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। तो अगर देखो मैं पूरा इतने को सिस्टम लूंगा, पूरे इतने को सिस्टम लूंगा, तो इस सिस्टम पे इस बार हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लगेगा? सिस्टम का ये जो बाउंड्री है, सिस्टम के बाउंड्री के बाहर ये स्ट्रिंग है, तो इसका फोर्स बाहर का फोर्स होगा ना, समझो, इसका फोर्स बाहर का फोर्स होगा। तो सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में टी लग रहा है ना, इतना पार्ट हमारा सिस्टम है। बच्चों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स टी है। अब मैं इधर को फोर्स है तो इधर को ही पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ता हूँ, ये इधर को ए से जा रहा है, और इसका एक्सीलरेशन निकाल लूंगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं इसको रिजॉल्व कर लूं, ये एंगल थीटा दिया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, इधर कंपोनेंट आ गया ए कॉस थीटा। तो ये जो ब्लॉक है वो वेज पे ए कॉस थीटा से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और वेज इधर को ए से जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कितने से जाएगा? ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से जाएगा बच्चों? अभी लास्ट टाइम किया था ए कॉस थीटा माइनस ए से, सही है ना? ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब
इस बार मैंने इधर वाले डायरेक्शन को प्लस लिया, इधर वाले को माइनस, और दोनों के लिए एक साथ F इक्वल टू एम ए लगाऊंगा, तो F की वैल्यू कितनी है, T इक्वल टू एम इंटू ए। देखो इस बार ये प्लस में है, और दूसरे वाले का है एम इंटू माइनस ए, माइनस मतलब ए कॉस थीटा माइनस ए। तो ये एक इक्वेशन हो गई। इस बार अननोन कितने हैं बच्चों, स्मॉल ए, कैपिटल ए और टी, तीन अननोन है ना, टेंशन भी आ गया है ना। तो इक्वेशन इस बार कितनी लिखनी पड़ेगी, तीन लिखनी पड़ेंगी ना। तो एक इक्वेशन हमने लिख दी, दूसरी कौन सी लिखेंगे, एक तो हमने दोनों को एक साथ लेके लिख दिया, दूसरी कौन सी लिखते हैं, छोटे वाले ब्लॉक की, छोटे वाली ब्लॉक की लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले ब्लॉक पे छोटा वाला ब्लॉक इधर को ए से जा रहा था विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और ये इधर को कैपिटल ए से जा रहा है, तो वेज का इधर को एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो ये ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से नीचे को जा रहा है, ये तो वही सेम पार्ट है जो हमने अभी पीछे किया है। किसी को इस पार्ट में कोई दिक्कत है, वेज नीचे को, सॉरी ब्लॉक नीचे को ए माइनस ए कॉस थीटा से जा रहा है। अब फोर्सेस देखो, फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, इधर को लग रहा है एम जी साइन थीटा, केवल इस बार एम जी साइन थीटा लगेगा। अगर अब मैं केवल इसको सिस्टम ले रहा हूं, तो ये स्ट्रिंग का टेंशन इस बार बाहर का फोर्स हो जाएगा ना, तो इस बार ऊपर को टेंशन भी लगेगा ना। टेंशन हमेशा कैसे लगता है, ऐसे पुल करता है, ये स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ पुल करेगी, तो ऊपर को टी लग रहा है। तो अब आपको इस डायरेक्शन में फोर्स पता है और एक्सेलरेशन पता है। अगर आपने ये माना कि ये नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है ना इस एक्सेलरेशन से, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा ना। तो हम क्या लिख देंगे, एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए मतलब ए माइनस ए कॉस थीटा। तो दूसरी इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन हो गई है बच्चों। तीसरी और लिखनी है, तीसरी कौन सी लिखें, तीसरी कोई बताना चाहेगा क्या लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में तो कोई को कोई डाउट नहीं होगा ना। बच्चों इन दोनों इक्वेशन में कोई को डाउट है कुछ, इन दोनों इक्वेशन में देखो अभी तक आपने कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं लिखा है, यहाँ पर स्ट्रिंग लगी है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगाएंगे ना, यहाँ स्ट्रिंग लगी है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी। अब देखो यहाँ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वर्चुअल वर्क डन से करने जाएंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, लूजनिंग टाइटनिंग से करेंगे। लूजनिंग टाइटनिंग से देखो क्या है, अगर मैं इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर को एक्स ले जाऊं, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं इधर को एक्स ले जाऊंगा तो यहाँ से स्ट्रिंग कितनी खाली हो जाएगी, अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर को एक्स ले जाऊं तो ये इधर को जाएगा तो एक्स खाली हो जाएगी। अब अगर इधर से ये स्ट्रिंग एक्स खाली हो गई है तो इस इधर वाली स्ट्रिंग को मैं कितना बड़ा कर सकता हूँ वापस टाइट करने के लिए, इधर वाली स्ट्रिंग को मैं कितना और खींच सकता हूँ, एक्स ही खींच सकता हूँ ना। और ये जो एक्स खींचूंगा वो किस पे खींचूंगा, वेज के ऊपर खींचूंगा, ये वेज पे इसको खींच दूंगा। तो मतलब वेज पे ये जितना चलेगा वो बराबर होगा ये जितना ग्राउंड पे चलेगा। ये बात समझ आ रही है।
अगर ये इधर को कैपिटल एक्स जाता है तो ये कैपिटल एक्स यहाँ से स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। तो मैं इसको कितना खींच सकता हूँ, मान लो स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू बराबर होगी कैपिटल एक्स के। स्मॉल एक्स किस पे है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज है ना, वेज पे खींचा गया है। और ये कैपिटल एक्स क्या है, ग्राउंड पे कितना आगे बढ़ा है। दोनों को डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये इधर को कितनी वेलोसिटी से जा रहा है और ये इधर को कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो वेज के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ये कंस्टेंट रिलेशन है ना, स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए। ये सबको समझ आया। तो यही यहाँ पे तीसरी इक्वेशन है ना, तीन इक्वेशन लिखनी थी, तीन अननोन तीन इक्वेशन लिख दिया मैंने। आगे कैलकुलेशन है वो आप आपको खुद ही करना रहेगा। सबको समझ गया है, आगे चलें। एक बस अब लास्ट क्वेश्चन और दूंगा, बस फिर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में, फिर आधा घंटा हम लोग डाउट करेंगे। आज जो पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन खुद से लगा लगा के देख लेना ना। आज वाला दिमाग में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन का, अच्छे से लगा लेना ना। सिंधे टाइम नहीं है, फटाफट करो। अच्छा चलो, बस अब हमारा ये एलओएम का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये देखो, एक वेज है जिसका मास एम है और एक ब्लॉक है उसका भी मास एम है। यहाँ पे हमने वेज से एक लाइट रॉड लगा करके पुली लगा दी है ना, ये सब लाइट है, वेज का मास ही ये सब का मास है। तो अब हमें इसको जब हम लोग छोड़ेंगे, ऑल सरफेस आर स्मूथ, तो ये वेट के वजह से नीचे खिसकेगा। जैसे ये नीचे खिसकेगा ये स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, तो इसको छोटा होना पड़ेगा ना, ये इधर जाएगा। ये छोटा होगा मतलब ये पुली को इधर खींचेगा, पुली इस पे फिक्स है तो ये इधर जाएगा। तो हमें अब बताना है एक्सीलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक। खुद से सोचो करण, क्वेश्चन इतना ही है, बाकी खुद से सोचो फिर मैं बताता हूँ।
mg माइनस टी सिद्धि, कुछ भी लिख रखा है सिद्धि ने। इक्वेशन लिखो बच्चों। हाँ अभी सही लिखा है, पर डायरेक्ट मैसेज नहीं करो। हाँ समरन, mg माइनस टी इक्वल टू एम ए इक्वल टू ए। एक और इक्वेशन, टी इक्वल टू एम ए। चलो अब देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ मान लिया हमने कि स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा तो यहाँ पे भी टेंशन टी ऐसे लग रहा होगा। मान लो कि ये इधर को कैपिटल ए से जा रहा है और ये नीचे को स्मॉल ए से जा रहा है। अब देखो ये ऑलरेडी हमें पता है यहाँ डायरेक्शन ना, हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता है ना कि ये नीचे को ए से जा रहा है। ये इसका वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना ये, क्योंकि ये वेज तो चल नहीं रहा है वर्टिकल में, तो जो इसके रिस्पेक्ट में आएगा वर्टिकल एक्सेलरेशन वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी होगा ना। ये बात समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ तो डायरेक्शन देख के समझ आ रहा है ना कि ये वर्टिकल में स्मॉल ए से जा रहा होगा, ये इधर को ए से जा रहा है। अब देखो अगर हम लोग दोनों को एक साथ सिस्टम ले, दोनों को अगर हम एक साथ सिस्टम ले तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? टी इक्वल टू, ये जो है वो ए से जा रहा है और ब्लॉक कितने से जा रहा है? हॉरिजॉन्टल में। ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन बताओ बच्चों। भंसाली सुन, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज है और वो यहाँ पे कुछ लगा है, और अगर ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है तो ये आगे ना बढ़े, केवल ये आगे चला जाए। ये ऐसे जा रहा है तो ये आगे ना जाए, ये आगे चला जाए, ऐसा होगा क्या? अगर यहाँ पर ये आगे कोई ए से जाएगा तो क्या इसको अपने साथ आगे को नहीं ले जाएगा? ले जाएगा ना भाई। यहाँ पर सरफेस कंस्ट्रेंट भी लग रहा है कि दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होंगे, तो हॉरिजॉन्टल वाला में इसमें भी एक्सेलरेशन आएगा। इस क्वेश्चन में सरफेस कंस्ट्रेंट भी लग गया, तो आप क्या बोलोगे? दोनों हॉरिजॉन्टल में ए से जा रहे हैं तो m1 a1 प्लस m2 a2। ये बात समझ आई सभी को? फिर वर्टिकल में देखो, पहले दोनों के लिए लिख दिया, अब छोटे वाले ब्लॉक के लिए लिखो। छोटे वाले ब्लॉक पे नीचे को mg लग रहा है, ऊपर को t लग रहा है और ये नीचे को a से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? mg माइनस टी इक्वल टू एम ए। फिर स्मॉल ए और कैपिटल ए में रिलेशन लिखोगे। स्मॉल ए और कैपिटल ए में क्या रिलेशन होगा? जितना ये इधर को जाएगा उतनी ये वाली स्ट्रिंग छोटी होगी, जितना ये इधर जाएगा उतनी ये स्ट्रिंग लूज होगी ना। तो वर्टिकल वाली स्ट्रिंग को हम कितना और बढ़ा सकते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग जितनी छोटी होगी उतनी ना वर्टिकल स्ट्रिंग को बड़ा कर सकते हैं।
है कि नहीं बच्चों? मतलब जितना इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका वर्टिकल में एक्सेलरेशन होगा। तो आप बोल सकते हो स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए। तो इसके इक्वेशन तो सिंपल सिंपल बने, आराम से सॉल्व कर लो। फर्स्ट वाला सिद्धि क्या समझना है, ये अगर वेज आगे को जाएगा इधर ए से तो अपने साथ इसको भी ले जाएगा ना। ये ऐसा थोड़ी होगा कि ये यहीं रह जाएगा और ये इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? कोई डाउट है अभी इसमें तीनों इक्वेशन में? पहले दोनों के लिए लिखा, फिर ब्लॉक के लिए लिखा, फिर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखा। बच्चों एक 2 मिनट, एक जल्दी से एक और क्वेश्चन ऐसा कर दो। तुम लोगों ने ये किया नहीं ना, तो इसलिए एक और ऐसा करा देता हूँ। बस इक्वेशन लिखनी है ना, फिर डाउट बताता हूँ। ना ये सिचुएशन में, ये देखो यहाँ पर ये सब रॉड है ना, ये लाइट रॉड है, ये लाइट रॉड है, ये लाइट रॉड है, ये सब लाइट पुली है और ऐसे उनको लगाया हुआ है। बस इक्वेशन लिख दो फटाफट। फाइंड क्रिस, क्या तुम्हें चेक करना है? ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर देखो, इधर को पूरे सिस्टम को हमने एक साथ लिखा है। पूरे सिस्टम पे एक साथ कितना फोर्स लग रहा है? टी। टी बराबर ये इधर को जा रहा है ए से और ये इधर जाएगा तो अपने साथ ब्लॉक को लेके जाएगा। दोनों इधर को ए से जा रहे हैं तो दोनों के लिए नेट फोर्स बराबर m1 a1 m2 a2 ना, एक्स डायरेक्शन में ये हमने फोर्स लगाया है। तुम लोग इसको जल्दी लिखो, मैं मॉड्यूल लेके आता हूँ, डाउट बताते हैं ना इसके बाद।
समरन टी इक्वल टू, यार ध्यान से देख नहीं रहे हो तुम लोग। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टी लगेगा, ये पूरी स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे भी टी लगेगा। तो अगर आप पूरे को ऐसे सिस्टम पकड़ोगे जब, तो पूरे सिस्टम पे एक टी हो गया या टू टी होगा? हॉरिजॉन्टल में इस बार एक टी होगा या टू टी होगा? टू टी होगा ना बच्चों, ध्यान से देखो जरा। अगर ये इधर कोई मान लो ए से जा रहा है और ये नीचे को ए से आ रहा है, तो आप दोनों को जब एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे? टू टी इक्वल टू एम इंटू ए प्लस एम इंटू ए ना। ये अगर इधर जा रहा होगा तो ये भी इधर को ए से जाएगा, तो इससे आ जाएगा टी इक्वल टू एम ए। और इसके लिए क्या होगा? अब ब्लॉक के लिए, छोटे वाले ब्लॉक के लिए लिखो, उस पे नीचे को वेट लग रहा है एम जी, ऊपर को टी, तो टी माइनस, सॉरी एम जी माइनस टी, नीचे जा रहा है ना वो, तो एम जी माइनस टी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है समझ, तूने सॉल्व कर दिया तो सही लिखा है, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। दूसरी कंस्टेंट रिलेशन, कंस्टेंट रिलेशन इस बार क्या आएगा? अगर मैं इसको इधर को x ले जाऊंगा, अगर वेज इधर को x जाएगा तो यहां से स्ट्रिंग कितनी लूज होगी, इधर से स्ट्रिंग कितनी लूज होगी, और इधर से कितनी लूज होगी? दोनों मिला करके टोटल स्ट्रिंग कितनी लूज होगी? 2x। तो इसको मैं नीचे कितना खींच सकता हूँ बच्चों? अगर ये वेज x चलेगा तो ये नीचे कितना आएगा? 2x ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर वेज a से चल रहा होगा तो उसके डबल एक्सीलरेशन से ब्लॉक चलेगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समझ आया बच्चों? चलो अब डाउट बताना स्टार्ट करो। हाँ अभी नॉइज कम कराया है भाई। चलो डाउट बताओ। इंडेक्स 5 का 10। वैष्णवी कुछ दिन में बताया जाएगा ना, अभी तुम लोग पढ़ाई पर फोकस करो, इधर उधर की बात नहीं करोगे। इंटेक्स्ट 5 देखो, इंटेक्स 5 में 1 भी है। 1 देखो पहले,
A frictionless cart carries two other frictionless carts as shown in figure connected by a string over a pulley. Horizontal force F such that M1 M2 do not move relative to M3. तो ये बोला गया है कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस पे हम हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लगाएं सो दैट कि ये M1 और M2 इसके रिस्पेक्ट में मूव ना करें, M3 के रिस्पेक्ट में मूव ना करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पहला क्लियर है? फर्स्ट वाला इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मूव ना करें, मतलब ये नीचे ना स्लिप करे, ये इधर ना जाए, ये तीनों एक साथ चले आगे। अगर M3 के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं मतलब तीनों एक साथ चल रहे हैं ना। अब अगर एक साथ चल रहे होंगे तो पूरे सिस्टम के लिए ना, अगर ये तीनों एक साथ चल रहे हैं ना, तीनों मान लो कोई ए एक्सेलरेशन से एक साथ चल रहे हैं, तो पूरे के लिए अगर हम F इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? F इक्वल टू पूरा सिस्टम एक साथ जा रहा है तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। तो अगर हमें ए पता चल जाए तो F की वैल्यू आ जाएगी। है कि नहीं बच्चों? अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस पे खड़ा होके सोचूं, बेंच पे खड़ा होके देखूं, तो मुझे क्या दिख रहा होगा? इस पे नीचे को M2G लग रहा होगा, ऊपर को T लग रहा होगा, पीछे को सीरो फोर्स लग रहा होगा ना। ये पूरा सिस्टम आगे को जा रहा है ना ए से, तो अगर मैं इस पे खड़ा होके देखूंगा तो पीछे को सीरो फोर्स लगेगा ना। और सीरो फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? यहाँ सरफेस से नॉर्मल आ रहा होगा। इस पे सोचो, इस पे क्या लग रहा होगा? इधर को T, नीचे को M1G, यहाँ से कुछ नॉर्मल, और इधर को एक सीडो फोर्स MA। अगर मैं इस पे खड़ा होके देखूंगा तो ये भी रेस्ट में दिखेगा, ये भी रेस्ट में दिखेगा ना। है कि नहीं बच्चों? इसके रिस्पेक्ट में तो दोनों रेस्ट पे है ना, क्योंकि सब साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर मैं इसके लिए वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करूं M2 का, तो M2 को वर्टिकल में बैलेंस करूंगा तो मैं लिखूंगा T इक्वल टू M2G, और इसके लिए फोर्स बैलेंस करूंगा तो T इक्वल टू MA। M1A, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, T दोनों जगह सेम है ना, तो आप बोल सकते हो M1A बराबर होना चाहिए M2G के। तो इससे A की वैल्यू आ गई M2 बाई M1 इंटू G। अब A की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो F आ जाएगा। समझो, A ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा करें। तीसरा करें बच्चों। तीसरे में देखो, अगर हमारे पास एक फिक्स वेज होता, अगर एक फिक्स्ड वेज है जो मूव नहीं कर रहा है, और इस पे अगर हम कोई ब्लॉक रखते हैं तो वो इधर को कितने एक्सेलरेशन से जाता है?
जी साइन थीटा से ना mg नीचे लगता है, उसका इधर कंपोनेंट आता है mg साइन थीटा, तो m से डिवाइड कर देते हैं तो g साइन थीटा से आता है। तो तीसरे में देखो क्या बोला गया है कि एक आपने लिफ्ट में इंक्लाइन प्लेन फिक्स कर दिया है, ये एंगल थीटा है, और अगर ये ऊपर जा रहा है और अगर आप चाहते हो कि इसको लिफ्ट वेज को फिक्स करके सोचा जाए, तो मतलब आप अंदर से चले जाओ, अंदर से चलेगा तो अब सब रुक गया ना। अब इस पे एक ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक पे फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे, एक तो नीचे को वेट, नीचे को सीडो फोर्स भी लगेगा ना, क्योंकि वेज का एक्सलेशन ऊपर को है। तो अब नीचे को टोटल फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू जी प्लस ए, जहां पहले mg लगता था, बस अब कितना हो गया वहां पे mg प्लस ए हो गया ना। तो अब mg की तरह इसको रिजॉल्व करोगे, एक इधर को और एक इधर को, तो इधर को कंपोनेंट कितना आ जाएगा m, जहां जहां g आता था वहां g प्लस ए आएगा, mg प्लस ए साइन थीटा इधर आएगा, और इधर mg प्लस ए कॉस थीटा आएगा। तो ये कॉस थीटा वाला तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, साइन थीटा वाला बैलेंस नहीं है ना, ये नीचे जाने लगेगा। तो अंदर से हमें क्या दिखेगा, वो इधर जाता दिखेगा, और कितने एक्सेलरेशन से जाता दिखेगा, अंदर से हमें एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, mg प्लस ए, बस mg की वैल्यू mg प्लस ए हो गई है, तो अंदर से हमें ये एक्सेलरेशन दिख रहा होगा, g प्लस ए साइन थीटा। हमें देखो विथ रिस्पेक्ट टू वेज ही निकालना था ना, क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू वेज हमने निकालना था, वही निकाला है। समझ आया क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 3? बच्चों अब देखो टाइम देख के तो लग रहा है कि अब सारे डाउट तो अभी नहीं हो पाएंगे, ये इन टेक्स्ट वाले तो मैं करा देता हूँ अभी जितने भी हो पा रहे हैं, लेकिन जो डाउट नहीं हो पाएंगे उनके लिए क्या किया जाए। एक तो ऑप्शन है कि कल मैं एक घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं, सुबह सुबह 1 घंटे का एक डाउट सेशन लगा दूं कल, संडे को नहीं यार, कल ही लगा लो, सैटरडे को, आज है थर्सडे, आज मत दो यार, आज 3 क्लास ऑलरेडी हो गई है ना, अब आज और नहीं, तुम लोग का 3 क्लास है आज। ठीक है सैटरडे को फिर रख देंगे, सैटरडे को फिर सुबह 8:30 से 9:30 1 घंटे का एक डाउट सेशन लगा देंगे ना, सैटरडे को 8:30 से 9:30। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो, नेक्स्ट 9th बताता हूँ पहले ना, 9th जल्दी हो जाएगा इसलिए वो कर देता हूँ। 9th में देखो क्या बोला गया है, इवनिंग में, नहीं नहीं सुबह सुबह ठीक है यार, सुबह सुबह कर लेंगे, फिर दिन भर फ्री रहेंगे। चैतन्या सुबह सुबह 1 घंटे कर लेंगे, ज्यादा जल्दी भी नहीं रख रहा हूँ ना, 8:30 से रख रहा हूँ, तुम लोग भी फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा सुबह सुबह करके। ठीक है, आज शाम को कॉल करना, आज कल थोड़ा बाहर था, कल रात में बहुत लेट घर आया, आज शाम को कर लेना, आज बात कर। तो देखो ये 9th वाले में क्या है, हमें देखो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे हम कितने मास का ब्लॉक हैंग करें सो दैट कि ये दोनों एक साथ मूव करें, समझो इसको हम कितने मास का लगाएं कि ये दोनों एक साथ मूव करें।
तो आपने देखो पीछे एक चीज ये देखी थी कि ऐसा हमने क्वेश्चन किया था ना कि एक पेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा था और इसको कितने एक्सेलरेशन से चलाएं ताकि ये दोनों एक साथ चले। याद है बच्चों? एक वेज पे एक ब्लॉक रखा था और इसको कितने एक्सेलरेशन से चलाएं ताकि ये एक साथ चले। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी? अगर ये पूरा सिस्टम इधर को ए से चल रहा है और ए की वैल्यू अगर जी tan थीटा होगी तो ये दोनों क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे ना। तो ए की वैल्यू हमें पता है, अब ए की वैल्यू पता है और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनको एक ब्लॉक पकड़ोगे ना। और अगर हमें इसका एक्सेलरेशन मास के टर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? नेट पुलिंग फोर्स कितना है? इधर को mg, इसकी वजह से कोई पुलिंग फोर्स आएगा, इसकी वजह से कोई पुलिंग फोर्स आएगा बच्चों। ये ये पूरा एक ब्लॉक मानोगे ना, ये पूरा एक ब्लॉक टेबल पे है तो उसकी वजह से तो कोई नहीं आएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? mg अपॉन टोटल मास कितना है? हैंगिंग मास प्लस वेज का मास प्लस उस पे जो ब्लॉक है। ये एक्सेलरेशन ए है। ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जी tan थीटा। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लो ना, वही आंसर है। इससे सॉल्व करके m आ जाएगा। समझ आया कुछ मैंने क्या किया? बच्चों समझ आया? अब आज बस बहुत हो गया, अब आज इतना ही करते हैं। बाकी अब सैटरडे को जो भी डाउट रहेंगे वो कर लेंगे ना। ठीक है बच्चों, अब आज देखो थोड़ा सा हैवी चीजें पढ़ाई गई हैं तो वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन एक बार लगा के देख लेना। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ ना। बाय बाय बच्चों, बाय।